तो हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका दोबारा हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि आपका अपना एग्रीकल्चर स्टूडेंट अकेडमी। तो फ्रेंड्स सेकंड पार्ट थर्ड यूनिट का आ चुका है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का। और इसका प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिया, यूनिट 1, 2 और 3 का स्टार्टिंग कुछ अपलोड कर दिया था। रिमेनिंग जो है वो मैं अब कर रहा हूँ। और मैं अपने कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर जितने मैंने पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अपने कमेंट बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिए हैं कि उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें और अपने एक साइट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशंस मिड टर्म हो या एंड टर्म हो, जो इसमें पूछा जा सकता है, मैंने अपने आपके कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया है। इसमें मैं मेंशन कर दूंगा, आप प्लीज़ उसे जाके जरूर चेकआउट करें और उसे नोट्स में लिखते जाएं। चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है वो रूरल लीडरशिप और एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले मैं इसका थोड़ा आपको ओवरऑल व्यू दे दूं कि होता क्या है रूरल लीडरशिप। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, कोई ऐसे व्यक्ति या कोई ऐसा एजेंट या ऐसा कोई पर्सन जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए रास्ता दिखाए, मैक्सिमम एफर्ट लगाए, आपको फोर्स करे वो चीज़ अचीव करने के लिए। ठीक है, मतलब एक ऐसा टीचर आप समझ सकते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाए। तो लीडरशिप का यही काम होता है। अगर वो रूरल रीजनल्स में होते हैं, यानी कि गांव समाज में या फिर शहरों में, उस जगह पे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको रूरल लीडरशिप कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। और रूरल लीडरशिप is an individual whose relation, judgment, and feelings are accepted by the group as the base of the belief of action। मतलब जो भी एक्शन लिया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर लीडर द्वारा, ठीक है, उस पे डिसाइड, वो किस पे डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर इंसान से क्या रिलेशन है, क्या जजमेंट हो सकते हैं, उसने जो फैसला सुना है उसकी क्या फीलिंग्स है, अदर्स की क्या फीलिंग्स है, क्या जो लोग हैं उसको वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, उस ग्रुप द्वारा वो चीज़ जो भी टॉपिक है या फिर जो भी मसला है उसके रिगार्डिंग क्या वो उसको अचीव करने के लिए सही रास्ता दिखा रहा है कि नहीं। ऑल दो ये सारे एक्शंस एक पर्टिकुलर रूरल लीडरशिप में होते हैं, ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मीनिंग डेफिनेशन पे आते हैं फ्रेंड। दोनों मैंने एक ही में कर दिया क्योंकि दोनों एक ही का मतलब होता है, इसलिए चलिए मीनिंग पे आते हैं या आप डेफिनेशन कह लो। फ्रेंड्स, लीडरशिप इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जैसे मैंने बताया जिसमें सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि किसी को भ्रमित करना, वो अच्छे काम बुरे काम वो उस लीडर पे डिपेंड करता है, जो कि मैक्सिमाइज करता है उसके एफर्ट्स को और दूसरे के एफर्ट्स को टुवर्ड्स किसकी तरफ, किसी भी गोल को अचीव करने की तरफ। यानी कि जैसे मैंने बताया, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आप जो जो अचीवमेंट, जो जो तरीका अपनाते हो, ऑब्वियस बात है सही तरीके जो भी एक्सटेंशन एजेंट द्वारा अपनाए जाते हैं या एक लीडर द्वारा, रूरल लीडर द्वारा अपनाए जाते हैं, उसको हम रूरल लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो जो जो अपना दिमाग, जितना दिमाग लगा सकता है और सारे के एफर्ट्स उसमें दिखे, उसको हम रूरल लीडरशिप कहते हैं। सीधी बात फ्रेंड्स, लीडरशिप आपको रास्ता दिखाता है, चलना आपको होता है और ऑल दो मेहनत आपकी होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लीडर पे। तो फ्रेंड्स टोटल 6 टाइप के लीडर्स हैं, टाइप्स ऑफ लीडर्स हैं। इसके मैंने डिफिनीशन नहीं बताया क्योंकि ये आप खुद से कर लो, क्योंकि मैं डिफिनीशन जैसे बताऊंगा तो आप समझ जाओगे तो आसानी होगी आपके लिए, खुद से बनाओगे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। मैं समझा देता हूँ बस, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखिए फ्रेंड्स, पहला आता है जो कि आपका ट्रेडिशनल लीडर्स। फ्रेंड्स ट्रेडिशनल लीडर्स क्या होते हैं ना, जो ट्रेडिशन के बेसिस पे, यानी कि आपका पहनावा, आपका ओढ़ावा, कैसे आप चलते हो, इन सब के बेसिस पे, इन सब के लिए जो लीडर्स होते हैं जो इसको जज करते हैं कि आप कैसे पहनो, कैसे ओढ़ो, कैसे बैठो, कैसे उठो, वगैरह वगैरह, उसको हम ट्रेडिशनल लीडर्स कहते हैं। कास्ट लीडर्स फ्रेंड, जो कास्ट के बेसिस पे इलेक्ट होके हमारे आप कह सकते हो संविधान में या फिर हमारे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में आते हैं, वो लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें आते हैं, उसको कास्ट लीडर्स कहते हैं, जो कास्ट के बेसिस पे आते हैं। अब वो आपने बहुत सारे ऐसे लीडर्स का नाम सुना होगा, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, नेल्सन मंडेला, या आप बोल सकते हो
कोई भी एक ऐसा, हमारे इंडिया में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन कास्ट के बेसिस पे जो इलेक्ट करके जो पॉलिटिशियन या लीडर्स इलेक्ट करके आते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उसको कास्ट लीडर्स कहते हैं। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर नीचे कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए आगे आते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि उसका भी अस्तित्व है इस संविधान में, इस दुनिया में। आते हैं फ्रेंड्स रीजनल लीडर। फ्रेंड्स देखिए, कास्ट लीडर और रीजनल लीडर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। कास्ट लीडर पर्टिकुलरली कोई एक कास्ट से रिलेटेड होता है, जैसे कि ब्राह्मण, राजपूत, या उनके गोत्र के हिसाब से हो सकता है। ठीक है, उस पर डिपेंड होता है, उसको हम कास्ट लीडर्स कहते हैं। रीजनल लीडर यानी कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इसके हिसाब से जो लीडर्स बनाए जाते हैं ना, उसको रीजनल लीडर बोलते हैं। देख रहे हो ना कैसे कैटेगराइज किया गया है हमारी सोसाइटी को, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। फ्रेंड्स फोर्थ आते हैं जो कि अपना पॉलिटिकल लीडर। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, कास्ट लीडर जो है कास्ट के हिसाब से लोकसभा या राज्यसभा में जाते हैं, उसको कास्ट लीडर कहते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं फ्रेंड, जो पॉलिटिकल के बेसिस पे जाते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में जो इलेक्ट होके आपके राज्यसभा या लोकसभा में जाते हैं, उसको पॉलिटिकल लीडर्स को कहते हैं। ठीक है, आते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ पे जो है फंक्शनल लीडर्स। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शनल लीडर्स का काम होता है ना, जो हमारे आप कह सकते हो ये वो लीडर्स होते हैं जो हमारे देश को चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको पता होगा कि हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री अलग होती है। ठीक है, एक देश को चलाने के लिए होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फिर सीएम, ये सब मिलके सब कोऑर्डिनेशन करके एक पर्टिकुलर देश को चलाते हैं। ठीक है, तो फंक्शन लीडर का मतलब होता है ना फ्रेंड्स, जो पर्टिकुलर कोई भी एक फंक्शन को रेगुलेट करे। अब वो कुछ भी रेगुलेट कर सकता है, वो अब हेल्थ मिनिस्टर का रेगुलेशन हो सकता है, या होम मिनिस्टर का रेगुलेशन हो सकता है, किसी फॉरेन मिनिस्टर का रेगुलेशन हो सकता है। उनके जो फंक्शन होते हैं ना, उस कैटेगरी को लीड करने के लिए जो भी वो करते हैं, उसको फंक्शनल लीडर्स कहते हैं। आते हैं फ्रेंड्स सिक्स्थ, वो है ओपिनियन लीडर। अब देखिए फ्रेंड्स, ओपिनियन लीडर समझाना थोड़ा आसान होगा मेरे लिए, क्योंकि ओपिनियन लीडर जो होता है वो हमारे सहयोग से बनता है। हम जिसको मतदान देंगे वो लीडर बनेगा, उसको ओपिनियन लीडर बोलते हैं। ठीक है, अब वो बाद में डिसाइड होता है कि वो अच्छे के लिए खड़ा हो रहा है, या हमारे बस हमदर्दी को लेके वो जनसभा में जाना चाहता है खुद के मुनाफे के लिए, वो डिपेंड करता है, लेकिन ओपिनियन लीडर उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा मैंने बताया था, मैं बताऊंगा एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। ये होता क्या है और इसके बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं दूंगा। पहला वर्ड फ्रेंड्स एक्सटेंशन, मतलब आप जान रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए जो पर्सन आगे आता है उसको एक्सटेंशन कहते हैं। समझ गए? समझ रहे हो ना? आप जैसे आप बोल सकते हो, उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हो, मैंने एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया तो आपको पता होगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा बहुत बता दूं आपको, एडमिनिस्ट्रेशन समझाने में मुझे ही आसानी होगी। देखिए फ्रेंड, एक्सटेंशन का काम होता है जो भी काम हो रहा है ना उसमें और सहयोग देना, उसको और बेहतर बनाना, उसको और चुस्त दुरुस्त करना। ठीक है, वो कोई भी काम हो सकता है फार्मर से रिलेटेड। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेंड्स, ये थोड़ा टर्म हो सकता है आपके लिए नया हो इस सब्जेक्ट में, तो मैं इसको थोड़ा अच्छी तरह समझाता हूँ। पहला तो ये फ्रेंड्स कि एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन दो अलग अलग टर्म से मिलके बने हैं। तो फ्रेंड्स पहला, एड का मतलब होता है लुकिंग आफ्टर। ठीक है, और मतलब इस पूरे टर्म का मतलब होता है लुकिंग आफ्टर द पीपल टू एंगेज अफेयर्स, यानी कि जो भी आपके अफेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका देख रेख होता है वो ये एडमिनिस्ट्रेटर करता है। तो आइए फ्रेंड्स के डिफिनेशन पे आते हैं। डिफिनेशन में थोड़ा बहुत बता दो तो आपको मीनिंग और कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम होता है फ्रेंड्स कि वो किसी भी इंसान को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, उस ह्यूमन को कंट्रोल करता है ताकि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव किया जा सके। उसके मटेरियल रिसोर्सेज आप जो कह सकते हो उसको हथिया के अपने या उसके लिए यूज़ करके काबिल बनाता है। यही काम होता है उसका, और कुछ नहीं। आते हैं फ्रेंड्स मीनिंग पे। मीनिंग और डिफिनेशन आप एक ही कंक्लूड कर सकते हो अपने नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है। डिफिनेशन है फ्रेंड्स, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो रिफर्स करता है एक ऐसा आर्ट है जो डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड कंट्रोल करता है
ह्यूमन के मटेरियल रिसोर्स पे, यानी कि जो भी उसके सोर्सेज है ना उस पर कंट्रोल रखता है कि वो सही खर्चा कर रहा है, यानी कि सही उसका उपयोग कर रहा है या गलत उपयोग कर रहा है, और उसको सुझाव भी देता है कि कैसे वो और अच्छा कर सकता है उस एजुकेशन एक्सटेंशन सिस्टम में। आते हैं फ्रेंड्स के कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल है। एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है फ्रेंड्स जिसमें हम कुछ एफर्ट्स या एक्शन को यूज़ करके दूसरे पीपल को जो कि असाइन किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो सीधी सी बात है ना, आपको जो भी कार्य दिया गया हो, अगर आप सही समय पे सही कार्य करें तो आपको फ़ायदा हो सकता है और कुछ मुनाफे भी होंगे उसके। तो ऑल दो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट है उसका। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे उसके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है प्रिंसिपल एंड इट्स फंक्शन। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इसके टोटल आई थिंक 12 से 10 प्रिंसिपल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के आप अगर आपके आई मीन टू से सीनियर बैच के अगर आपको नोट्स या फिर क्वेश्चन पेपर मिले तो उससे आप चेकआउट कर लीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एक बार समझ लें, क्योंकि आप अगर समझ लेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है। टोटल 12 प्रिंसिपल है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फ्रेंड्स पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नीड एंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि सीधी सी बात है, जिस इंसान को जो ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के लिए या उसकी जो चाहत होगी उस चाहत के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन इट्स नीड्स एंड इंटरेस्ट पीपल को अपनी आकांक्षाएं या अपनी जो भी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी उनको कार्य करना पड़ता है, वो अब मेहनत से करे या फिर किसी और चीज़ से, वो इस प्रिंसिपल में इंक्लूड होता है। अब ये नीड्स हो सकते हैं फ्रेंड्स या इंटरेस्ट आपके डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, यानी कि हर एक लोग पे इंटरेस्ट और नीड जो होता है अलग अलग होता है। फार्मर का अलग होगा, बिजनेसमैन का अलग होगा, किसी फोर्स मेंबर का अलग होगा, किसी आई मीन टू से प्राइम मिनिस्टर का रिक्वायरमेंट या जो इंटरेस्ट है वो अलग होगा। तो डिपेंड करता है लोगों पे, या फिर विलेजेस टू विलेजेस भी वेरी कर सकता है, ठीक है, या ब्लॉक टू ब्लॉक, आप जैसे समझो वैसे स्टेट टू स्टेट भी वैरी करता है। इस प्रोग्राम में ऑल्दो यही बताया गया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सेकेंड है फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। इसमें कुछ खास नहीं है, होता यह है कि फ्रेंड्स कल्चर के बेसिस पे जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, यानी कि कल्चर के बेसिस पे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स, उनके बिहेवियर कैसे हैं, उनके लैंग्वेजेस कैसे हैं, उनके प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं या उसके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, ये सब को कंसीडर करके उसको कैटेगरी वाइज डिफ्रेंशिएट किया जाता है उनके कल्चर में, उसको कल्चरल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। वो होंगे एक ही ओरिजिन के, एक ही नेशनैलिटी के, लेकिन उनको डिपेंडिंग अपॉन इट्स बिहेवियर, लैंग्वेज, प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्रेशन कंडीशंस उनको अलग अलग यूनिक ग्रुप में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स थर्ड प्रिंसिपल पे आते हैं जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। सीधी बात है, जितना आप सीखोगे उतना आप करोगे। इस प्रिंसिपल का सीधा सीधा यही मतलब है, ठीक है। सीधी बात है, उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हो कि कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में बैठा हुआ है और उसको पढ़ाया जा रहा है तो ऑब्वियस बात है अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो पढ़ेगा, और जितना वो ज़्यादा सीखेगा उस टीचर से या फिर उस आई मीन टू से गाइडर से, उतना ज़्यादा वो उस लर्निंग स्किल को अपने लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। जैसा प्रिंसिपल है फ्रेंड्स वैसा ही काम है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पे जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी। फ्रेंड्स इस ये प्रोसेस जो है प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी, इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में जो भी इंसान होता है वो किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जो कर लो उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, आई मीन टू से अडाप्ट कर लेता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम कोई भी काम को लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल 10 साल ऐसे करते करते अगर उसको बार बार करेंगे तो वो हमारे लिए एक आदत बन जाएगी, एक रेगुलर वर्क बन जाएगा जो हम रिपीटेडली एक्सप्लोर करना चाहेंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स आपके प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टेबिलिटी में यही बताया गया है कि आप कैसे अपने
जो भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कह लो, उसको आप कैसे अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है, इन्वायरमेंट के अनुसार, उसको प्रिंसिपल ऑफ एडेप्टिबिलिटी में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं अपना फिफ्थ प्रिंसिपल पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। कुछ नहीं फ्रेंड्स, जो नेता का काम होता है देश को चलाने का, वही वो एक लीडर होते हैं जो कि हमारे देश को लीड करते हैं, कैसे क्या करना है वो सब चीज़ देख रेख करते हैं। तो लीडरशिप में, प्रिंसिपल लीडरशिप में यही सब आता है। ये एक फेम ऑफ एक्शन है फ्रेंड, जिसमें होता क्या है कि जो भी लीडर होते हैं वो अदर को इंस्पायर करते हैं इस काम के लिए, ठीक है, कि वो आगे आए, ठीक है, आगे आए, और हम सब का जो एक समान गोल है, ठीक है, अब वो सफाई से रिलेटेड हो, किसी कार्य से रिलेटेड हो, या देश से रिलेटेड हो, डिपेंडिंग अपॉन गोल्स, जिस पे भी डिपेंड कॉमन होगा, जो भी उसमें कॉमन होगा, उसको फाउंडेशन बना के सक्सेस हासिल किया जाए, यही लीडरशिप की पहचान होती है। तो ऑल दो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में यही बताया गया है, ठीक है, कि कैसे हम कोई कॉमन गोल को पकड़ के उसको अच्छी तरह से सारी जानकारी उसकी हासिल करके उस पर मेहनत करके उस चीज़ को सक्सेस की ओर कैसे ले जाए। तो लीडरशिप में लीडर के गाइडलाइन में हमें यही सीखने और जानने मिलता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में। आगे चलते हैं फ्रेंड्स सिक्स प्रिंसिपल पर, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि आप जो भी एक्सटेंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स है उसको कैसे अचीव करोगे, क्या डिटरमाइन करके, ये आपका मेन गोल होता है इस प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन में। समझ रहे हो मेरा बात, कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कौन कौन से सिस्टमैटिक प्रोसेस अपनाते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन में। ऑल तो यही बताया गया है इसमें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स आपके सेवेंथ प्रिंसिपल पे, जो कि आपका प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन में क्या होता है कि सीधी सी बात है, अगर किसी भी इंसान को अपने कार्य से संतुष्टि नहीं होगी तो वो काम को मन लगा के नहीं कर पाएगा। फार्मर को ही देख लीजिए, अगर उसको खेती करने की मन नहीं होगी, उसका ज़मीन उपजाऊ नहीं होगा, तो वो नहीं करना चाहेगा। आप उसको कितना भी मोटिवेट कर लो, वो नहीं करना चाहेगा। तो ऑल दो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन में यही बताया गया है। इस प्रोग्राम का ये मोटिव होता है फ्रेंड्स कि लोगों को वो कैसे सेटिस्फाई करें, ठीक है, अलग अलग काम करके या फिर जो भी चीज़ में इंटरेस्टेड है उसमें जागरूकता बढ़ा के उनको सेटिस्फाई किया जाए ताकि वो अच्छी तरह से काम कर पाए। अगर ऐसा आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल ऐसा रिजल्ट होता है कि जो भी नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं वो फार्मर्स को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जो अडॉप्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना, वो अपना जो भी भरोसा या फेथ आप समझ लो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो खो देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी एक्सटेंशन एजेंट होगा उसको अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करनी पड़ेगी। अपनी जो भी क्षमता होती है किसी भी कार्य को करने की या फिर किसी भी कार्य को अच्छी तरह से एक्सेस में लाने की जो भी होती है, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, जो उसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज या आप बोल सकते हो डीमेरिट में काउंट होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि किसी भी फार्मर को अगर टेक्नोलॉजी पे जो नई आई है उसको, वो मान लेते हैं वो ट्रैक्टर ही खरीद लेता है, अगर वो ट्रैक्टर खरीद लेता है लेकिन अगर उसको यूज़ नहीं पता या फिर उसके हिसाब से, जैसे उसको फील्ड में क्रॉप लगाना है या फिर टिलेज या टिल्थ करना है, मैंने इसका बताया आपको, टिलेज या टिल्थ करना है, उस प्रोसेस में अगर वो ठीक से वर्क नहीं करती है तो होगा क्या कि ज़मीन उपजाऊ नहीं बनेगी। अगर ज़मीन उपजाऊ नहीं बनेगी तो सीधी सी बात है कि वो खेती नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन ये बताता है कि संतुष्टि होनी ज़रूरी है, वो कोई भी कार्य हो किसान से रिलेटेड, ठीक है। चलते हैं फ्रेंड्स आठवां प्रिंसिपल पे, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। इंडिजिनस नॉलेज होता है कि हमारे परदादा पिताजी या हमारे उससे भी पूर्वजों से जो मिला हुआ ज्ञान होता है उसको इंडिजिनस नॉलेज कहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ होता क्या है, लोग जो होते हैं वो इंडिजिनस सिस्टम को
जो कि उनको जनरेशन से मिला है, यानी कि एक जनरेशन ही बोल सकते हो या फिर एक्सपीरियंस से उनको गेन हुआ है, उसकी वजह से वो जो भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में या स्पेसिफिक सिचुएशन में, वो उनमें जो डेवलप होती है वो इंडिजिनस नॉलेज की वजह से ही होती है, जो उनको अपने दादा अपने एंसिस्टर से मिला होता है, ठीक है, पूर्वजों से मिला होता है, ठीक है। तो इंडिजिनस नॉलेज में यही बताया गया। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं 9th प्रिंसिपल पे, जो है प्रिंसिपल ऑफ डोमेस्टिकेट अप्रोच। फ्रेंड्स, इसका एम होता है कि ये अप्रोच ऑपरेट करती है, इसलिए ये ऑपरेट करती है थ्रू डिस्कशन, यानी कि ये जनरली ग्रुप में होता है। ग्रुप में कोई भी कार्य, आई मीन टू से डिस्कशन और सजेशन का हेल्प लेके, लोगों से सजेशन लेके या लोगों का कुछ एक्सपीरियंस जान के या लोगों के जो भी आसपास में डिस्कशन करके किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो निवारण निकाला जाता है, जितने लोग ज़्यादा इस टॉपिक में इन्वॉल्व होंगे, इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे, परिणाम उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 स्टूडेंट मिलके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है ना, जो एक बंदा, उस 10 में से कोई एक बंदा जो भी अच्छी तरह समझ गया होगा, वो आगे 9 को और अच्छी तरह समझा पाएगा, या आगे किसी एक को भी समझा पाया तो वो आगे जो 8 को समझाएगा वो और अच्छी तरह समझाएगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो डोमेस्टिकेटिक अप्रोच में यही क्या रहता है फ्रेंड्स, जो भी सजेशंस होते हैं या डिस्कशन के थ्रू जो भी आपका रिजल्ट निकलता है, वो इस प्रिंसिपल में इंक्लूड किया जाता है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, लोग जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, उनको फ्री छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो खुद अपना लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकें, क्या वो करना चाहते हैं या फिर क्या उनकी करने की इच्छा है, ठीक है। और कुछ ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी लोकल सिचुएशंस होते हैं वो खुद ही सॉल्व कर पाए वहाँ के लोकल पीपल्स, ठीक है। और जो भी गवर्नमेंट का असिस्टेंस है वो तो मिल ही, देखिए सरकार द्वारा मदद तो उनको मिलेगा ही, लेकिन पहले तो उनको खुद से जागरूक होना पड़ेगा ना, खुद को समझना पड़ेगा कि क्या उनकी गलती है, क्या उनकी कमजोरी है, क्या उनकी वीकनेस है, क्या उनका स्ट्रेंथ है, उनको सब पता होना चाहिए। अगर वो मिल बांट के अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक गांव मिल के अगर बैठक लगाता है पंचायत के साथ और किसी प्रॉब्लम पे निवारण निकालता है, तो जल्दी निकल जाएगा, बशर्ते अगर वो एक परिवार में हो रहा हो। एक परिवार का प्रॉब्लम अगर गांव तक जाएगा तो समय कम लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही अगर उसी परिवार में वो झगड़ा लड़ाई या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश किया तो शायद समय लगे, लेकिन सॉल्व होगा, और कहीं मतभेद भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड, डोमेस्टिकेटिव अप्रोच में यही बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने आखिरी 3 प्रिंसिपल्स पे, जो कि अपना पहला प्रिंसिपल ऑफ होल फैमिली अप्रोच, ठीक है। सीधी सी बात है, एक सिंपल सा फंडा आप समझ लीजिए कि फैमिली के बिना कुछ नहीं है लाइफ में। अगर फैमिली है तो आपका अस्तित्व है, ठीक है। वो अलग बात है कि फैमिली ना होने के बावजूद लोग अपना खुद का अस्तित्व बनाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो उसको इम्पोर्टेंस देना ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सटेंशन का ये टारगेट होता है कि फ्रेंड, जो भी आपके फैमिली हैं वो एक साथ काम करें, ठीक है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण हो सके, ठीक है। इसका मतलब दैट इज डेवलपिंग द फैमिली एज अ होल इकोनॉमिकली एंड सोशली, यानी कि सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से उसको ज़्यादा से ज़्यादा विकास मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो सके वो, ठीक है। यही इस प्रिंसिपल का मकसद होता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 11th प्रिंसिपल पे, जो है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। सीधी सी बात है, जैसा नाम है वैसा काम है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि जो भी विलेजर या फार्मर्स होते हैं, जब लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उसको प्रिंसिपल ऑफ लोकल रिसोर्सेज करते हैं। मतलब कि अपने ही घर के कुछ सामान से या फिर कुछ ऐसे एक्सटेंशन एजेंट्स की मदद से जो भी वो ऑर्गेनाइज किए होंगे या मोबिलाइज किए होंगे वो एक्सटेंशन एजेंट, उनके लोकल रिसोर्सेज को किसमें, एक इंसान में या फिर किसी भी मटेरियल या सोशल ग्रुप में, उसको कोऑपरेटिव एक्शन लेने के लिए, वो प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग लोकल रिसोर्सेज का काम है, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, आखिरी प्रिंसिपल पे आते हैं जो कि अपना प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन। होता क्या है फ्रेंड्स कि इसमें डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं रूरल एरियाज में। ठीक है, रूरल एरिया समझ रहे हो ना, गांव, विलेजेस, ठीक है, और अर्बन मतलब शहर। ठीक है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं समझने में। फ्रेंड्स, इस ग्रुप ये जो ग्रुप होते हैं, आई मीन टू सो रूरल एरियाज में जो ग्रुप होते हैं वो ग्रुप फैमिलियर होते हैं। ठीक है, परिवार से भरे हुए होते हैं। ठीक है, जिनके पास अपने खुद के लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है, लोकल पीपल होते हैं, सपोर्ट होता है उनका। ठीक है, और ये प्रोग्राम जो होता है ना फ्रेंड्स, खासकर ये बात का ध्यान रखता है, अटेंशन देता है इस बात के कि क्या नीड है, क्या इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर ग्रुप के, कब, जब वो किसी भी एक्सटेंशन प्रोग्राम का प्लानिंग कर रहा हो। सीधी सी बात है, अगर आप कहीं बाहर जाने, पिकनिक जाने का प्लान बना रहे हैं, अगर परिवार में वो प्लानिंग हो रही है तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसकी क्या इंटरेस्ट है, क्या उसका नीड है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। और ये सब बातों का जो ध्यान रखा जाएगा वो किसके अंदर आता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जितने भी आपके प्रोग्राम्स थे, टोटल 12 प्रिंसिपल्स हैं, तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए 12 प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, जिनका अलग अलग काम होता है। और याद रखिएगा, जैसा नाम वैसा काम, अगर आप इस टर्न को लेकर चलिएगा तो आपके लिए आसान होगा। तो फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइबर से भर दीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं डिस्क्रिप्शन यानी कि क्वेश्चंस इंक्लूड कर दूंगा कि कौन कौन इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जल्द ही मैं इससे रिलेटेड और वीडियोज़ ला दूंगा आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।